जय हिंद। और आरक्षण के बारे में बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कितने लोग ये मानते हैं कि आरक्षण जैसी चीज़ हमारे देश के लिए खतरा है और आरक्षण देश के किसी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके चलते कहीं ना कहीं योग्य व्यक्ति को वो स्थान या वो ओहदा नहीं प्राप्त हो पाता जिसका वो हकदार होता है, और एक अयोग्य व्यक्ति उस स्थान या उस ओहदे को प्राप्त कर लेता है जिसके वो पूर्णतः योग्य नहीं है या उसका असली हकदार नहीं है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि आरक्षण आखिर आया कहाँ से, आरक्षण की उत्पत्ति क्यों हुई और क्यों इसको लेके आना पड़ा, क्यों इसको संविधान में जगह दी गई। अगर आप आर्टिकल 15 और 16 पढ़ेंगे संविधान का तब आपको पता चलेगा कि आरक्षण को विशेष अधिकार है। संविधान में एक समुदाय, एक वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। लेकिन इस आरक्षण को सुनिश्चित करने की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे कि हम सभी जानते हैं, संविधान का निर्माण किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत अधिक विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन एक इतने विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आरक्षण जैसी चीज़ को संविधान में डाले? इससे पहले कि हम अंबेडकर जी के लिए कोई भी टिप्पणी करें, हमें कुछ बातें अंबेडकर जी के बारे में जाननी बहुत ज़रूरी है। भीमराव अंबेडकर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं पूरे विश्व में जिनकी मूर्ति अब तक सबसे अधिक बनाई गई है, और महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 100 विद्वानों से भी अधिक विद्वान है। यानी अगर एक तरफ 100 विद्वान हो और एक तरफ भीमराव अंबेडकर हो तो भीमराव अंबेडकर का ज्ञान उन 100 व्यक्तियों के ज्ञान से भी कहीं अधिक होगा। फिर एक इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या ज़रूरत थी कि वो संविधान में इस चीज़ को डाले? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज़ादी से पहले जब देश पर अंग्रेज़ों का राज था तो एक राज था ऊंची जाति के लोगों का, और ऊंची जाति के जो लोग थे वो पिछड़े वर्ग को कोई तवज्जो नहीं देते थे, उनका कोई मान सम्मान नहीं था, उनका समाज में कोई ओहदा नहीं था, उनके समाज में कोई पूछ नहीं थी, उनको एक घृणित दृष्टि से देखा जाता था और केवल मलमूत्र उठाने के लिए ही उनको बाध्य किया जाता था, उनका केवल स्थान इतना ही था। यहाँ तक कि अगर आप थोड़ा और डीप में जाएंगे और पढ़ेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि जब कोई दलित या पिछड़ा व्यक्ति ऊंची जाति के लोगों के मोहल्ले से गुजरता था तो वो अपनी कमर पर झाड़ू बांधकर और गले में मटका लटका कर गुजरता था, ताकि जहाँ जहाँ उसके कदम पड़े वहाँ पर झाड़ू लगती जाए, और अगर उसके मुंह से कुछ गिरे तो वो उस मटकी में आकर गिरे, उसका थूक भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। इतनी अधिक असमानता हमारे समाज में थी, और ये असमानता आज भी है, लेकिन इस पहले से काफ़ी कम हुई है। लेकिन आज भी हम अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन पूर्णतः उस छोटी सोच से हम आज़ाद नहीं हो पाए। इसी के साथ महिलाओं के लिए भी बहुत सारी बंदिशें थीं और बहुत सारे क्षेत्र रिजर्व थे पुरुषों के लिए। जैसे ऊंचे वर्ग के पुरुषों को पढ़ने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं था। महिलाओं की जबरन शादी करा दी जाती थी, बाल विवाह करा दिया जाता था। इसी के साथ सती प्रथा जैसी प्रथा से महिलाएं बंधी हुई थी, यानी अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसी के साथ उनको भी जला दिया जाता था। इतनी अधिक असमानता थी महिलाओं को लेकर भी। लेकिन जब संविधान लिखा गया तो महिलाओं को एक समान अधिकार दिया गया, जिसके चलते ये सारी प्रथाएं, बाल विवाह, सती प्रथा खत्म हुई, और आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, रोज़गार में हाथ बटाती हैं, देश की तरक्की में हाथ बढ़ाती हैं, शिक्षा में हाथ बढ़ाती, यहाँ तक कि सेनाओं में भी आज महिलाएं हैं। तो इसी समानता को रखने के लिए ही संविधान में प्रावधान डाला गया, और दलितों को लेकर भी आरक्षण इसीलिए डाला गया ताकि एक समानता समाज में आए, उन लोगों को भी अच्छी दृष्टि से देखा जाए, उन लोगों का भी समाज में एक ओहदा हो। आपको एक कहानी बताता हूँ, 80 के दशक की कहानी है, और मुझे जिन IAS ऑफिसर के बारे में ये कहानी है उनका नाम अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने कहानी बहुत पहले सुनी थी। लेकिन एक दलित IAS ऑफिसर ने जब अपना एग्ज़ाम पास करके अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो उनके नीचे जितने भी लोग काम करते थे वो सभी ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। तब हुआ क्या कि उन ऊंची जाति के लोगों ने IAS होने के बावजूद, एक IAS अधिकारी होने के बावजूद उस व्यक्ति के साथ, उस ऑफिसर के साथ दोगला व्यवहार करना शुरू कर दिया। जैसे कि चपरासी जो था वो ऊंची जाति का था, लेकिन जब भी वो पानी देने उनको जाता था तब वो एक
अलग ग्लास लेकर जाता था और वो ग्लास उनके लिए ही रखा जाता था। जब भी उनको पानी दिया जाता था तो उनके लिए एक अलग गिलास रखा जाता था और उसी गिलास में उनको पानी दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी और भेदभाव किए गए जिसके चलते बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, एक व्यक्ति इतना विकसित हो जाता है, एक व्यक्ति इतना पढ़ लिख जाता है, एक व्यक्ति इतने ओहदे पर पहुंच जाता है, लेकिन हमारी सोच फिर भी उसको लेकर ये बनी रहती है कि वो एक दलित है। इसी के साथ अगर आप थोड़ा ध्यान और दें तो आज भी आपको हर क्षेत्र में आरक्षण नज़र आएगा। मंदिर से लेकर मस्जिद तक, गुरुद्वारे से लेकर चर्च तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, शिक्षा से लेकर रोज़गार तक, बसेस से लेकर मेट्रो ट्रेन तक, हर जगह आरक्षण आपको नज़र आएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों एक दलित एक मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता, क्यों एक महिला पुजारी नहीं हो सकती, क्यों एक महिला मौलवी नहीं हो सकती किसी मस्जिद में, क्यों एक महिला किसी चर्च में पादरी नहीं हो सकती, क्यों ये सारे क्षेत्र पुरुषों के लिए रिजर्व्ड हैं? क्या आपको नहीं लगता ये रिजर्वेशन है कि एक महिला होकर आप किसी भी मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में अपना योगदान उस तरीके से नहीं दे सकती जिस तरीके से एक पुरुष दे सकता है? इतना ही नहीं, इसी के साथ हमारे समाज में एक धारणा और है महिलाओं को लेकर। महिलाओं को दूषित समझा जाता है, यानी अपने महीने के समय में महिलाएं मंदिर या मस्जिद नहीं जा सकती क्योंकि वो उस समय दूषित होती है। लेकिन कमाल की बात देख लिए कि उसी दूषित महिला से एक व्यक्ति जन्म लेता है और एक मंदिर का पुजारी बनता है, एक मस्जिद का मौलवी बनता है, एक चर्च का पादरी बनता है, और वो महिला दूषित की दूषित रह जाती है और वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है ना कमाल की बात? यही विडंबना है हमारे देश की। इसी असमानता के चलते आरक्षण जैसी चीज़ को संविधान में लाया गया। आपको याद होगा सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में है, जहाँ पर पहले महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, केवल वो स्थान पुरुषों के लिए रिजर्व था। लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि महिलाएं भी अब उस मंदिर में जा सकती हैं। इसी के साथ एक वाक़या अभी हाल फिलहाल में हुआ था जो कि जुलाई 2020 को आगरा में घटा, जहां पर एक दलित महिला की मृत्यु हुई, और लेकिन उस मोहल्ले में उसका दाह संस्कार नहीं हुआ क्योंकि वो एक दलित थी, और वहाँ की ऊंची जाति के लोगों ने उसका शव उठाकर फेंक दिया और कहा कि इसका दाह संस्कार यहाँ से कहीं और ले जाकर किया जाए क्योंकि यहाँ पर ऊंची जाति के लोग रहते हैं। 2 साल पहले भी एक घटना घटी थी जो कि इंदौर में घटी, जिसमें एक व्यक्ति जो कि अपनी बारात लेकर जा रहा था, उसको एक मोहल्ले से गुजरने नहीं दिया क्योंकि वो व्यक्ति दलित था और वो मोहल्ला था ऊंची जात वालों का। तो ये जो असमानता समाज में अभी भी है, उसी असमानता को ख़त्म करने के लिए आरक्षण जैसी चीज़ को लेकर आया गया। आपको बड़ा बुरा लगता है जब आपका स्थान कोई रिजर्वेशन वाला लेके चला जाता है, लेकिन आपको उतना ही बुरा तब भी लगना चाहिए जब आप उसको समान अधिकार नहीं देते, जब आप उसको समान दृष्टि से नहीं देते, जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे समाज में होती हैं आज भी हम उनको घृणित दृष्टि से देखते हैं। भगवान ने हम सबको बनाया लेकिन फिर भी हमने विभिन्नता कर दी कि तू दलित है और या मैं ऊंची जाति का हूँ, तू हिंदू है या मैं मुस्लिम हूँ। अगर आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप ये भूल जाएं कि आपकी जाति और धर्म क्या है तो आप केवल मानव रहेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं रहेंगे। जब आपके साथ कोई जाति या धर्म जुड़ जाता है तब आपके रिचुअल्स, आपका रहन सहन, खान पीन सब बदल जाता है। और जब तक ये 4 शब्द, ये जाति के 4 शब्द, ये धर्म के 4 शब्द आपके जीवन में नहीं होते, तब तक आप केवल और केवल मानव हैं, और ऐसे मानव हैं जो मानव की इज्जत करता है। और जैसे ही ये 4 शब्द आते हैं आप में भेदभाव बढ़ जाता है, आपके रिचुअल्स अलग हो जाते हैं, रीति रिवाज, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, आपके रंग तक अलग हो जाते हैं। तो इसी असमानता को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि संविधान में आरक्षण लेके आया जाए ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी समान अधिकार मिल सके, वो भी हमारे तरह जीवन यापन कर सके, उनको भी उसी दृष्टि से, उसी सम्मान के साथ देखा जाए ताकि वो अच्छी जॉब पा सके, अच्छी शिक्षा पा सके। आपको पता है अब से पहले आर्मी में भी किसी महिलाओं को की नियुक्ति नहीं होती थी और महिलाओं को ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता था क्योंकि महिलाओं को कम सक्षम समझा जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल एक वर्डिक्ट जो आई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि महिलाएं भी अब आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं और महिलाओं को भी ऊंचे पद प्राप्त हो सकते हैं। ये असमानताएं क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि
संविधान में लिखा है कि सबको समान अधिकार मिले, और अगर आप वाकई में ही आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो आप सबको समान अधिकार दीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। और जाते जाते मैं अपनी एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने ये भी कहा था कि ट्रेन और बसेस तक में आरक्षण है। तो कभी आपने अगर दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया हो तो आपको पता चलेगा कि एक बोगी महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है। वो इसलिए नहीं कि महिलाएं कमज़ोर होती है, बल्कि इसलिए कि समानता बनी रहे, क्योंकि सफ़र करने वालों में जो अधिक मात्रा होती है वो होती है पुरुषों की। ऐसे में महिलाओं के लिए स्थान नहीं बचता, इसलिए उनके लिए एक अलग से बोगी रखी गई ताकि समानता बनी रहे। यही हाल होता है बसेस में, जहाँ पर लिखा रहता है कि ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, या ये सीट जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए रिजर्व्ड है, या ये विकलांगों के लिए रिजर्व्ड है। समानता बनाए रखने के लिए संविधान में आरक्षण को लेके आया गया, ना कि समाज में विभिन्नता बनाए रखने के लिए आरक्षण को लेके आया गया। और मेरा मानना है कि अगर आरक्षण के चलते हमारी सोच में थोड़ी भी समानता आती है तो आरक्षण बेहतर है। आप अपनी सोच को बेहतर कीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।